हाँ, हम एक्टिविटीज डिस्कस करने वाले हैं आज केमिकल रिएक्शंस की सारे के सारे, ठीक है। एंड थोड़ी सी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखेगा पढ़ने के लिए, तो वो भी discuss करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमने क्लास में भी करी थी, प्रीटी सिंपल वन। इसमें हमने क्या करा है, वी आर बर्निंग द मैग्नीशियम में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे थे वो क्या थे। सबसे पहले हमने मैग्नीशियम, ये एक्टिविटी आपको आनी चाहिए, हमने क्लास में डिस्कस करी थी। हमने कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या है कि इसमें एमजी रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम क्लीन। क्या उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसे रिमूव करने के लिए हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। तो जनरली होता है क्या है कि जब हम उसे बर्न कर रहे हैं तब भी हम उसे रेडिली सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही है, तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम करा, तो हमारे पास क्या रिएक्शन मिलती थी हमें, Mg प्लस O2, ठीक है, in presence of heat becomes MgO. We balanced it out to 2 MgO and 2 Mg. Okay, this was the reaction of burning of magnesium resin. इसमें और कुछ पॉइंट्स, ये डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है। अब ये पॉइंट हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखा होगा असाइनमेंट में भी, X is a compound, X is a element that burns with dazzling white flame। तो आपको X आइडेंटिफाई करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसे बर्न करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती क्या है, व्हाइट फ्लेम। नहीं नहीं, मैग्नीशियम बर्न होती है व्हाइट फ्लेम के साथ, और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करती है, जो एशेस बच जाती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। दिस इज ऑल्सो व्हाइट पाउडर, तो ग्रेश होता है थोड़ा, बट ओके। तो दिस वाज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रिएक्शन एंड व्हाइट फ्लेम, डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, इस वर्ड से आपको एक्टिविटी याद आएगी, एंड इसके आपके पास कुछ क्वेश्चन बन सकते। फर्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉट हाईली फ्लेमेबल, बट या इट इज फ्लेमेबल। हाँ नहीं, वो इसलिए क्योंकि डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेवर वो काफी इंटेंसिटी की होती है। अगर मैग्नीशियम लेवल ज्यादा है तो इट कैन स्ट्रेन योर आईज, इसलिए रिकमेंड करा जाता है। नेक्स्ट 1.2 देखते हैं पहले। 1.2 we have lead nitrate in a test tube and potassium iodide. What do you observe? तो पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। We observed that a yellow precipitate is formed। हमने क्वेश्चन भी करा था, आपको याद होगा असाइनमेंट में, ये क्या है, लेड आयोडाइड। रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 whole twice good plus potassium iodide which is Ki, becomes Pbi, आगे बोलो, Pbi होगा सर, I2 plus 2 KNO3। बैलेंस है, फिर बैलेंस करके ही बताया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही। 2Ki कौन लगाएगा, 2Ki। अब बैलेंस। अच्छा, दिस इज योर येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो हमारे पास जब भी किसी रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं कि लेड नाइट्रेट में हमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन के बाद एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, तो वी आइडेंटिफाई द येलो प्रेसिपिटेट एज PbI2। एंड कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि along with the yellow precipitate a byproduct is formed। तो बायप्रोडक्ट क्या हुआ, इसके अलावा जो भी है वो बाय प्रोडक्ट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या अटेंड करने के लिए नहीं, एंड का ऑप्शन तब है जब आप बीमार हो या फिर कोई और से पूछे।
Inform. Activity 1.3 says take a few zinc granules. So हमने कुछ zinc granules लिए in a test tube and add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Handle acid with care. We know that. इसलिए हम क्या लेते हैं? Dilute acids ले रहे हैं. ठीक है? Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask. Is there any change in the temperature? तो हम पढ़ते हैं इसमें zinc granules को जब हमने कोई एसिड बोलो कौन सा ले सल्फ्यूरिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक लेते हैं HCl becomes बोलो ZnCl ZnCl2 plus H2. So this is hydrogen gas. So उन्होंने क्या कहा है कि do you observe anything around zinc granules? Do you observe? बोलो bubbles, gas bubbles of क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स. ठीक है. एंड देन और क्या पूछा उन्हें? इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? या तो इट्स टेम्परेचर वुड राइज. अच्छा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से याद रखा करो. डिफरेंस होता है ऑब्जर्वेशन में एंड इंटरप्रिटेशन. ऑब्जर्वेशन क्या थी? हमने ऑब्जर्व करे कुछ गैस बबल्स. हमने इंटरप्रेट क्या करा कि वैसे तो हम क्या लाइक फ्लेमेबल पे चेक करते थे, कैंडल के थ्रू चेक करते थे, लेकिन हमें पता है ये कौन सी गैस है. वी नो दिस इज हाइड्रोजन. सो दिस इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. उन्होंने चेक नहीं करा बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू टेस्ट एवोल्यूशन ऑफ गैस. कोई गैस इवॉल्व हुई है केमिकल रिएक्शन में. ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर राइज would mean change in temperature. Change in temperature. Also, this means this is a exothermic reaction. क्या था exothermic मतलब? आप डिफरेंशिएट भी पूछ सकते हैं. मैं डिफरेंस भेज दूंगा आपको. पूछ लेगा मैसेज. Exothermic reaction because this is heat is evolved in this reaction. ठीक है. Endothermic. Okay, so what do you observe? Bubbles of gas found rise precisely to the surface of zinc pieces. Okay, the gas evolved is tested by bringing a lighted candle. कर चुके हैं हम. हमारी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन लिखते हैं. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे डाइल्यूट लिख लेना. अगर आपको सब नहीं लिखते हो तो डाइल्यूट जरूर लिख लेना बिकॉज वो डाइल्यूट है. ये सॉलिड मार्क्स के या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन में कोई पार्ट हो सकता है जिसके 3 मार्क्स या 2 मार्क्स है. डिपेंडिंग ऑन. ओके, हमने 1.3 भी डिस्कस कर ली. एंड ये अभी तक हम जो भी रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शंस हमने क्यों टेस्ट करी थी? बिकॉज वी वांटेड टू सी केमिकल रिएक्शंस कब होती है. सो फर्स्ट में हमारे पास क्या हुआ था? न्यू प्रोडक्ट वाज फॉर्म. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. सेकंड में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. थर्ड में क्या हुआ था? एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ था. एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजें मार्क कर. change in state, change in color, change in evolution of gas, change in temperature. So बोला एक केमिकल रिएक्शन में ये चीजें हो सकती है. This does not mean कि अगर ये चीजें हो रही है तो केमिकल रिएक्शन है, बट केमिकल रिएक्शन में ये चीजें हो सकती है. मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है क्या क्या चीजें हो सकती है. प्रेसिपिटेट नहीं लिखना, बट एनीवेज आपके पास लिस्ट है तो हम बस उससे ही गेस कर सकते हैं. बैलेंसिंग सबको आती है तो वी नॉट नीड टू गो ओवर बैलेंसिंग अगेन. तो डाउट हो तो पूछ लें. आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी पे चलते हैं. नेक्स्ट इंडेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. एक्टिविटी 1.4. एक्टिविटी 1.4. Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. So we are taking a small amount of calcium oxide, CaO, in a beaker. This is quicklime. This is also known as quicklime. हम डिस्कस कर चुके हैं. कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम. ओके, अब हमने क्या करा? इसमें हमने ऐड क्या करा? पानी के साथ ऐड करा. इसे स्लोली ऐड वाटर टू इट. तो प्लस H2O क्या बनाता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. So CaOH whole twice. This is slaked lime
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉमन नेम। हीट होगी, हाँ, प्लस यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ हीट होगी। दिस इज अ अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दिस वाज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Do you feel any change in temperature? Yes, we see a slight rise in temperature. ठीक है? Yeah, this is solid, this is liquid, and this is aqueous. Solid, liquid, aqueous. Next activity, quite an important one. अच्छा, by the way, इसमें एक और important चीज है जो अगेन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा एनसीईआरटी रीड करना, प्लीज खुद रीड करा करो, बिकॉज सी देयर इज नो वे दैट आई कैन टेस्ट दिस कि आपने एनसीईआरटी रीड करी है नहीं करी है, बट अगर आपके पास एनसीईआरटी से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, वेरी मच एक्सपेक्टेड, डू गिव इट अ रीड। हम डिस्कस सब कुछ कर चुके हैं, बट एनीवेज देखते हैं। A solution of slaked lime is produced in reaction 1.3 is used for whitewashing. तो अगर क्वेश्चन में आता है आपके पास कि the solution of this substance is used in whitewashing, so this is included in this chapter because it is mentioned in NCERT. Everything that's mentioned can be used in a question. तो whitewashing में हमारे क्या यूज होता है? CO प्लस CO प्लस H2 तो लिखेंगे, पानी के साथ मिलाया ना इसे, अच्छा ऑक्साइड। व्हाइट वॉशिंग में हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो क्या है? स्लेट लाइम। Calcium hydroxide reacts very slowly with carbon dioxide and air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is called after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note the chemical formula of marble is also CaCO3. So we know again one more thing, which is chemical formula of marble, CaCO3। अच्छा, होता क्या है कि जब हम स्लेट लाइम एटमॉस्फेयर में CaOH होल टाइप ट्वाइस हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो हम स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पे लगा देते हैं। होता क्या है, इसके बाद वो एटमॉस्फेयर में एम्पल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ वो रिएक्ट करके स्लोली धीरे धीरे रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नाउ दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, पहली बात है सॉलिड सब्सटेंस है, शाइनी सब्सटेंस है। यू नो दैट कि अगर केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल भी ये है, तो मार्बल तो हमें पता है शाइनी होता है, तो यही हमारी वॉल्स पे शाइनी सरफेस कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से व्हाइट वॉशिंग करते हैं, एंड दैट लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हिच इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो अभी जो हमारी वॉल्स पे है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट इफ इट इज नॉट पेंटेड। आई हैव नॉट नो इफ इट व्हाइट वॉश और पेंटेड, क्योंकि होता क्या है कि व्हाइट वॉशिंग के ऊपर हम पेंट कराते हैं, यू नो दैट राइट। व्हाइट वॉशिंग के ऊपर भी काफी बार पेंट कराते हैं just to give it a good base. So paint is not calcium carbonate. It depends on the substance. Color पे depend करता है क्या chemicals है. But generally white washing simple is calcium carbonate. Marble नहीं हुआ, but same chemical composition. You can compare it to that. ठीक है. It's like कि कैसे बताऊंगा? ये ज्यादा लॉजिकल तो नहीं होगा एग्जाम्पल, लेकिन हम मिठाइयों पे वो खाते हैं ना सिल्वर, तो बहुत पतली कोटिंग होती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि हाँ यार सिल्वर है, बट मेटल तो सेम है, तो मटेरियल का कंपाउंड बिल्कुल सेम है, ठीक है, कंपाउंड मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, बट फॉर्मेशन का तरीका अलग है। कैल्शियम कार्बोनेट इज मार्बल, लाइक मार्बल इज नेचुरली अकरिंग। मार्बल पता ना आपको, नेचुरली अकरिंग इट्स अ टाइप ऑफ रॉक, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। इट्स नेचुरली अकरिंग, ऑन द अदर हैंड समथिंग यूनिक है, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 is also an important activity. इससे काफी बार वो क्वेश्चन आ चुके हैं। 2 grams of ferrous sulfate crystals. So we have FeSO4 dot 7H2 in a dry boiling tube. Note the color of the substance. This is green in color. Green. Okay, we started heating it. When we started heating it,
मैंने दो रिएक्शन पे लिखा था, आप अकेले एक में भी लिख सकते हो, बट चलो दो में ही लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा था ऐसे, इसके बाद क्या बनता था, फेरस सल्फेट FeSO4, एंड इसे बोलते क्या थे हम, याद है किसी को, विदाउट वाटर, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस प्लस वाटर, बैलेंस करना है, 7 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास सिर्फ FeSO4 बचा है, एनहाइड्रस, दिस इज व्हाइट इन कलर, वी राइट इट एज डर्टी व्हाइट, दिस डर्टी व्हाइट बिकॉज व्हाइट तो होता है लेकिन फिर वाटर अब्सॉर्ब कर रखा होता है तो उसका कलर में ऐसे, बट इट्स रिजेंबल्स व्हाइट, ठीक है, कुछ सी रहा। तो अब FeSO4 बचा है हमारे पास, अगेन हम इसे कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, अब ये क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, one of these gases is brown in color, I guess sulfur dioxide, which is evolved in this, no nitrogen was brown, no, ये reaction इतनी very important reaction। फेरिक ऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन, जितने मैं कलर्स आपको लिखाता हूँ उतने ही आ सकते हैं, रेडिश ब्राउन, फेरिक ऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन इन कलर। क्वेश्चंस, मतलब यही क्वेश्चंस आएंगे कि मान लो आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, फाइंड द प्रोडक्ट फॉर्म, तो आप बताओगे कि क्या मिलता है हमें, फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, देन दे माइट आस्क कि हमारे कलर चेंज कैसे हो रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, यार ये वाटर क्यों बनेगा, वाटर तो चला गया ना पहली इक्वेशन, वाटर सारा चला गया। कभी कभी एनसीआर, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा होगा, क्यूमुलेटिव, मतलब एक इक्वेशन की फॉर्म, FeSO4 dot 7H2O gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3 plus H2O, कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, प्लीज इसे बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करो। बाय द वे इसे बैलेंस भी करना है, इसे भी करना है, दोनों को करो, पॉज करते हैं थोड़ी देर, फर्स्ट की बैलेंसिंग बताओ, मिल जाएगा, ओके, सेकंड, ओके बैलेंस 6 ये ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, अच्छा ठीक है, 7H2O तो बैलेंस्ड है, ठीक है, बचे 2Fe और Fe बैलेंस्ड होके, सल्फर टू बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बचे हुए कितने हैं यहाँ पे, 6 4 8, दिस इज 3 प्लस 2, ठीक है बैलेंस, तो कभी कभी रिएक्शन इस फॉर्म भी आ सकती है। नेक्स्ट करते हैं, अच्छा इसमें एक दो चीजें और लिखनी है, वो भी लिख लेते हैं, बर्निंग सल्फर के बारे में, सल्फर के मेंशन करें, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाइड्रोजन बैलेंस कैसे हुआ, बैलेंस है, देख कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 7 to 14, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 7 to 14, हाँ, या राइट, यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ 14 आएगा यार, नहीं ऑक्सीजन तो ठीक है, देख यहाँ पे प्लस आएगा 14H2O,
क्योंकि अब यहाँ कितने ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, एक 7 तो इससे मल्टीप्लाइड है एंड देन एक 2 इससे मल्टीप्लाई है, 7 to 14 ऑक्सीजन। तो H2O पूरा बैलेंस हो गया 14 लगाने से, है ना। H2O पूरा 14 लगाने से बैलेंस हो गया, बचे हुए तो हमने ऑलरेडी बैलेंस करके चेक कर लिया, 14 आएगा, गुड पॉइंट। अगर 2 लगा इसके आगे तो पूरे के साथ 2 लगे। ये अलग कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं है प्लीज, ये पूरा एक ही कंपाउंड है। चेक करते हैं, ऐसा करते हैं, Fe देखते हैं, Fe कितने हैं, Fe कितने हैं, सल्फर कितने हैं, सल्फर कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 7 to 14, 14 to 28। हाइड्रोजन कितने हैं, 14 to 28। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 to 8 प्लस 7 to 14, 14 प्लस 8 20। ओके, यहाँ चेक करते हैं, 14 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 कितने हुए, 22। बैलेंस्ड है, अरे ये बैलेंसिंग आ गई, मजा आएगा, ऐसी बैलेंसिंग ना होता है। और ऑप्शन दे दूंगा क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल जो मुश्किल मतलब कहानी याद करके। एमसीक्यू एमसीक्यू भी अच्छा ऑप्शन, एमसीक्यू में बैलेंसिंग आती है, एमसीक्यू में बैलेंसिंग पता है कैसे आती है, ऐसे आती है, डैश SO4 dot 7H2 becomes dash FeSO Fe2O3 plus dash SO4 plus dash SO3 plus dash H2O। आपको ऑप्शन दे देंगे ए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू आ सकती है इसमें, तो मान लो यहाँ पे दे देंगे क्या, जैसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 2 1 1 1 एंड 14। क्वेश्चन आता है ऐसे आ रखे हैं बैलेंस करने के लिए, बस वैल्यू डालनी है, ये तो सब बन सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आज तक मैंने देखा जिसका एमसीक्यू नहीं बन सकता, कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी नहीं है, एंड मेकिंग देम एमसीक्यू मेक्स देम मोर कॉम्प्लिकेटेड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कर चुके हैं ना, लाइमस्टोन CaCO3। एक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब, लेड नाइट्रेट ठीक है 1.6। अच्छा, हम लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट इज, अच्छा व्हाट डू वी ऑब्जर्व, पहले तो क्या था, किसी को ऑब्जर्व क्या करते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स व्हिच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड reaction when lead nitrate PbNO3 NO3 whole twice is decomposed, मतलब हीट डिकम्पोज करते हैं, हमारे पास क्या मिलता है हमें, PbPO प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस करो, लेडी सच, नो आइडिया, आई कंफर्म, हो भी सकता है। दिस इज लेड ऑक्साइड। अच्छा सिर्फ वैसे हम लेड 2 ऑक्साइड लिखते हैं क्योंकि लेड की मल्टीपल वैलेंसी होती है, याद है मैंने कराई थी। दिस इज लेड 2 ऑक्साइड जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेड 2 ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दिस इज द अगेन येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा पहले येलो प्रेसिपिटेट क्या आया था देखें, लेड आयोडाइड आया था, एंड अब लेड ऑक्साइड आया येलो प्रेसिपिटेट।
तो अगेन हमेशा जब प्रेसिपिटेट आए तो डायरेक्टली ये मत लिख देना कि वो लेड आयोडाइड है, लेड ऑक्साइड है। पूरा पढ़ो रिएक्शन क्या हो रहा है। ये वैसे प्रेसिपिटेट नहीं होगा बिकॉज वैसे सॉलिड है तो इसलिए हम प्रेसिपिटेट लिखते हैं। बट द थिंग इज कि ये PbNO3 क्या था हमारे पास, सॉलिड था एक, है ना। तो सॉलिड को अगर हम aqueous से सॉल्यूशन ही नहीं था ना, प्रेसिपिटेट हम कब चेक करते थे यार, प्रेसिपिटेट हम चेक करते थे क्या वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। तो पहले मिक्सचर, पहले वाटर का मिक्सचर तो बना है। तो यहाँ पे सॉलिड और गैस जैसे येलो लिख लो, प्रेसिपिटेट की जरूरत है, येलो इन करना। नेक्स्ट एक्टिविटी, what do you observe? We observe brown fumes. Note down the change if any. इन्होंने भी दे रखी है, बैलेंस कर लिया। This is 2 PbNO3 और 2 PbO4। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये डिस्कशन की जरूरत है, इस तो पूरी कर चुके हम एक्टिविटी। उसके रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन सब आपको पता है, ये कर लेना। एक्टिविटी 1.7 डिस्कस्ड। ठीक नहीं है ना बेटा, बहुत बड़ा है इसलिए नहीं कर रहा, करना तो 15-20 मिनट लगता है। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, एनोड पे। इसी क्वेश्चन से आगे बन सकते हैं, ये सुन लो एंड वो याद रखना। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है, एनोड पे कौन सी गैस बन रही है। इसके अलावा इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, 2:1 में कौन सी गैस ज्यादा है। फिर हमने याद है क्वेश्चन करा था कि हम वाटर को यूज कैसे कर रहे हैं चेक करने के लिए, तो डाउनवर्ड प्रेशर की बात करी थी हमने। ठीक है कि जैसे जो गैसेस है, हमने पहले तो इसे कम्प्लीटली फिल लिए थे, जैसे जैसे गैस बनी तो नीचे नीचे कंप्रेस कर रही है वाटर को, तो डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हम बता पाए कितना गैस किसमें कलेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मतलब दैट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एज अ कॉन्सेप्ट। उसका सिंपल इंग्लिश में मतलब क्या है, वाटर को पुश डाउन करता है। आप वो भी लिख दो तो वो भी सही है। ठीक है। एंड एनोड कौन सी होती है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ। ग्रेफाइट यूज, रॉड में क्यों यूज कर रहा है, ट्यूब रखी है बीच में, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड क्यों मिलाया टू मेक इट मोर कंडक्टिव, बिकॉज बिकॉज जो हमारा प्योर वाटर है, प्योर वाटर मीन्स डिस्टिल्ड वाटर विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी अब कंडक्ट कर पा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो रही है, तो ब्रेक डाउन कर पाएगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही थी। ठीक है। इट्स लाइक मान ले फ्यूज वायर है तेरे पास, ठीक है। मान ले एक फ्यूज वायर है, फ्यूज पता है क्या होता है। अब यूज नहीं होते, लेकिन फ्यूज क्या होता है कि एक करंट अगर उससे ज्यादा जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और वर्क नहीं करेगी। ठीक है। मान ले हमारे पास ऐसा फ्यूज जो कंडक्ट ही ना करे, तो काम क्या, फ्यूज मेल्ट कैसे करेगा। जब वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करने देगा तो वो आगे काम ही नहीं कर सकता। तो वाटर अभी हमारे पास क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग फ्यूज। तो उसे हमने कुछ उसमें ऐसा करा, जैसे वाटर में एसिड मिला जिससे वो कंडक्टिंग बन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में स्प्लिट हो रहा है। जो हमारा कैटलिस्ट बोलते हैं मैंने, ठीक है। कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है। ठीक है, इसमें तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे एज अ हम एडिशनल एनर्जी को सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कभी कभी कैटलिस्ट चाहिए होता है। कैटलिस्ट मतलब वो उस चीज की प्रेजेंस में ही होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस करी थी ना। फोटोसिंथेसिस में हम क्या, ऊपर सनलाइट नीचे क्लोरोफिल लिखते थे, तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट डू नॉट गो चेंज इन देमसेल्व्स, लिख भी सकते हो लिखना चाहो तो। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस जो खुद चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मतलब उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो इक्वेशन फैसिलिटेट। ठीक है। सो कैटलिस्ट आर नॉट जनरली अंडरगो change, chemical change, but facilitates, facilitate मतलब पता है सबको, मतलब रिएक्शन करने में हेल्प करता है, facilitates। या मतलब जनरली चेंज नहीं होते वो, केमिकल चेंज कोई नहीं होगा। मतलब माइन्यूट चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज उनमें जनरली नहीं होता है। बी राइट, जनरली बिकॉज द थिंग इज कि हम बहुत बड़े ग्रुप ऑफ रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट डिफाइन करते हैं, तो देयर माइट बी सम चेंजेस इन सम, दे माइट नॉट बी।
एसिड का क्या होता है, मतलब एसिड आयंस आप पढ़ोगे इवेंचुअली जब हम कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट हैव आयंस, एंड आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है। सो सिंस उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कोवेलेंट कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड एसिड जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें आयंस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं पानी, तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। These are all the things that we'll be studying in electricity, we'll be studying in acid base and salt eventually over the course. तो काफी अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है अभी इस चैप्टर के जो आपको 100% समझ नहीं आएंगे, गिवन द फैक्ट कि जब आप पेपर देते हो बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्यूमुलेटिव क्वेश्चन, मतलब सारे चैप्टर्स आपको आते हैं उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो अभी हमने एक ही चैप्टर पढ़ा। नेक्स्ट करते हैं 1.8 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl Cyanide, what is its color? अच्छा चलो ये रिएक्शन लिखते हैं। 1.8 सिल्वर क्लोराइड व्हाइट इन कलर, सॉलिड फॉर्म में हमने लिया है व्हाइट इन कलर। We left it in sunlight. We get Ag plus Cl2। Ag मेटल है तो Ag अकेला रह सकता है, Cl2 क्यों बना, बिकॉज नॉन मेटल है तो डायटोमिक फॉर्म करनी पड़ेगी। फोटो डिकम्पोजिशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन। हाँ ये भी क्वेश्चन है इसका। जनरली हम से डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं, बिकॉज टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट विद सनलाइट सो दैट इट डज नॉट डिकम्पोज। और बैलेंस कर देते हैं। अच्छा बाय द वे सिल्वर का कलर क्या होता है? अब ये पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है किसी को, मतलब सबने सिल्वर तो देख रखा है दुनिया में। सिल्वर को people do define silver as a different color, but spectrum में हमारे पास कुछ ही कलर्स होते हैं। silver is no color, silver is just a luster, जैसे अक्षोभा ने बोला lustrous, मतलब वो चमकता हुआ ग्रे है बस, और कुछ डिफरेंट कलर नहीं है। जैसे नियॉन इज नो कलर, लाइट नियॉन इज नो कलर, बट बोलते हैं उसे भी कलर, फ्लोरोसेंट हो जाती है जब लाइट। गोल्ड भी कलर नहीं होता, गोल्ड इज येलोइश इन कलर, गोल्ड येलो कलर होता है ना, और हाँ value is defined by resource like availability of resource। कल को पानी इतना कम हो जाए ना, एग्जैक्टली मतलब उससे ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इट्स अ कंपाउंड ऑफ इट, तो वो भी मिलना उतना ही मुश्किल है, तो सिल्वर मिलना मुश्किल है। अगर आप कंपाउंड में आ रहे हो उसका तो वही है ना, लाइक हम कोल माइन की बात करते हैं, कोल माइन में जो गोल्ड का ओर मिलेगा आपको, ठीक है, जो गोल्ड मिलेगा वो भी उतना ही एक्सपेंसिव होगा जितना, हाँ मतलब थोड़ा सा ज्यादा गोल्ड का प्राइस तब बढ़ेगा बिकॉज़ प्योर फॉर्म है, थोड़ा डिफरेंस होगा बट नॉट अ ड्रास्टिक डिफरेंस। ऑब्वियसली इट्स लाइक डिफाइनिंग कि हाँ गोल्ड के प्राइस में अगर आप गोल्ड के स्टॉक्स खरीदते हो या फिर आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हो, उसके प्राइस में डिफरेंस होगा बिकॉज ज्वेलरी में आर्ट वर्क के भी पैसे होते हैं थोड़े, तो द सेम थिंग रिफाइनिंग के पैसे अलग है। बट द थिंग इज कि इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ गैप, ऐसा कुछ नहीं है कि सिल्वर क्लोराइड सस्ते में मिल रहा है तो चलो आज सिल्वर क्लोराइड खरीद लेते हैं, सिल्वर बेच के पैसे कमाएंगे, ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये AgBr का भी दे ही रखा है, लिख ही लेते हैं। सेम रिएक्शन Br2 क्या कुछ तो है, दिक्कत है सनलाइट केमिकल रिएक्शन। अच्छा ये रिएक्शन ये ट्राई करो, ये जनरली किसी एक्टिविटी में नहीं है तो कोई डिस्कस नहीं करता, बट ये करो, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्शन, ट्राई करो, मैं करता हूँ। नहीं नहीं वो रिएक्शन जैसे लाइट की तरह ही है कि लाइट आ रही है उस पे, सो डिकम्पोज हो गया, इसी तरीके से कुछ कंपाउंड होते हैं जिसके थ्रू अगर आप साउंड उसके अराउंड रखते हो तो डिकम्पोज हो जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पिच की साउंड हो सकती है, डिफरेंट लाइक एम्पलीट्यूड की साउंड हो सकती है, उस पर डिपेंड करेगा। ऑल्सो हमने अभी सनलाइट करी है ना, अभी हमने फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट करी है, देयर इज यूवी डिकम्पोजिशन भी होता है, तो बहुत सारे टाइप की डिकम्पोजिशन होती है, हम एक लिमिटेड सेगमेंट पढ़ते हैं इस chapter
This chapter is the introduction to chemistry, depending upon which stream you take. 10th में नहीं, 10th में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या करना है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 हमने किसके साथ रिएक्ट करा, सॉल्यूशन है ना, तो दोनों aqueous एंड देन बेरियम क्लोराइड BaCl2 aqueous। ओके, क्या होगा, बेरियम ज्यादा रिएक्टिव या Na ज्यादा रिएक्टिव, बेरियम, तो these will replace BaSO4 प्लस NaCl एंड 2 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, NaCl aqueous, BaSO4 solid, because this is white precipitate। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं काफी बार प्रेसिपिटेट को, ये देख लो white PPT। आई थिंक इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट में जो चीज मैंने आपको फाइंड आउट करी है, कोई फाइंड आउट करके नहीं आया। जब डबल डिस्प्लेसमेंट होती है ना, होता क्या है कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिकॉज द मोर रिएक्टिव वन, जो भी मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए हमने अभी तक नॉन मेटल्स की भी नहीं करी है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, वंस द एक्सचेंज ऑफ आयन हैज टेकन प्लेस, इट्स स्टेबल नाउ, इट कैन नॉट बी अनस्टेबल। एंड डिपेंडिंग अपॉन क्या कंपाउंड है, किसके ब्रेक डाउन करते हैं, किसपे, आप सी हमारे पास इसमें जो प्रोडक्ट मिला वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि BaSO4 सॉलिड है। ठीक है, BaSO4 सॉलिड है एंड दिस इज NaCl सॉलिड है, इसमें तो एक्वस भी नहीं रहा। लेकिन FeSO4 की बात करते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट में कहा था, FeSO4 प्लस CuSO4 करते हैं, क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, ज्यादा रिएक्टिव पे कम रिएक्टिव पे फर्क नहीं पड़ा उससे। तो याद रखना, हम डबल डिस्प्लेसमेंट में हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट में आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको बस कुछ स्पेसिफिक इक्वेशन पढ़ाई गई है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। इट्स नॉट लाइक कि हर रैंडम इक्वेशन, अगर मैं तभी तो मैंने बोला FeSO4 और CuSO4 क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिएक्शन सेम, जो मिक्सचर है वो मिक्सचर ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। तो वी आर स्पेसिफिकली बीइंग टॉट द इक्वेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। दैट इज द रीजन कि हमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उसी स्पेसिफिक एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज़ कुछ दो रैंडम कंपाउंड दे दो, उसमें जरूरी नहीं है कि डबल डिस्प्लेसमेंट, जनरली नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए जो आपको पढ़ाए जाते हैं, जितनी इक्वेशन आपको कराई जाती है, उसी में डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब और में भी होता है, बट आपको स्पेसिफिकली वही पढ़ाई जा रही है। रैंडमली कोई दो इक्वेशन नहीं आएंगे आपके पास एंड बोलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, बताओ। या फिर स्पेसिफिकली बताएंगे कि रिएक्टेंट्स क्या थे, प्रोडक्ट क्या मिला, देन यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई क्या डबल डिस्प्लेसमेंट थी आपको। नेक्स्ट तो ये हम कर चुके हैं तीनों डिस्कस। आई रिकॉल एक्टिविटी ऑन पॉइंट, उसी टाइम पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, डू यू ऑब्जर्व, पता ही नहीं कुछ आगे तो हीट कर रहे हैं। हाँ, तो 1.11 Cu प्लस O2 हीट करा तो हमने क्या हुआ, CuO बन गई। दिस इज एग्जांपल ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अ कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, so this is an example of oxidation। क्या O2 भी लिखा है, O2 ही आएगा ना, ऑक्सीजन अकेला O तो नहीं आ सकता ना, नॉन मेटल डायटोमिक। अरे वो हीट करा है ना, तो हीट एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लिया, वो मेंशन नहीं करा गया, बट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया। सो ये रिएक्शन की यही इक्वेशन बनेगी प्योर फॉर्म में, जो है जैसे हम प्योर फॉर्म में ले रहे हैं ना, जैसे मान ले मैं कॉपर ऑक्साइड लेके आऊं कहीं, ठीक, कॉपर लेके आऊं मैं, ठीक है, एंड कॉपर को मैं बर्न कर, तो मुझे कॉपर ऑक्साइड ही मिलेगा, उसकी रिएक्शन यही होगी। वी डू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज, वी डू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज, और वो अज्यूम करेंगे हम रिएक्शन में इम्प्योरिटीज को क्या कर रहे हैं, मान रहे नहीं है। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब मान लो कॉपर में कुछ और सब्सटेंस मिक्स है, थोड़ा सा 0.001% कुछ और सब्सटेंस है,
उसको उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कुछ और होगी, वो कुछ और फॉर्म करेगा। वी डू नॉट केयर अबाउट दैट बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल डिफरेंस। तो हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू CO, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीजन ने क्या करा है, गेन करा है, मेटल रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हमेशा जनरली रिडॉक्स रिएक्शंस होते ही है। रिडॉक्स मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दोनों चीजें होती है एक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन भी सही है, लेकिन जनरली अगर दोनों चीजें तो आपको दोनों लिखना होगा। ऑक्सीजन दिख रहा है, अगर समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा, मतलब अगर ऑक्सीजन है तो लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन तो हो ही रहा है, ऑक्सीडेशन तो लिखिए दो। हाँ, अगर ऑक्सीजन जैसे कभी कभी क्या होगा, ये मत देख लेना कि जैसे काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे FeSO4 वाला एग्जांपल याद है अभी, FeSO4.7H2O, उसमें भी ऑक्सीजन है बट वो वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर चेंज ऑक्सीजन का चेंज हुआ है, कि पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन था, बाद में कंपाउंड में किसी और के पास ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजन कहीं से कहीं और पहुंच गया, तो तब ऑक्सीडेशन की बात है, वरना नहीं। नहीं यार, ऐसा तो है नहीं जनरली। जैसे ऑक्सीडेशन है जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, याद है, ऑक्सीड लाइक एवरीडे लाइफ में जो हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ी थी, तो उसमें तो एटमॉस्फेयर हीट के बिना ही हो रहा था, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, रस्टिंग, कोरोजन, ट्रांजिडिटी, ठीक है।